नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम वॉइस ऑफ द शिल्प पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के तरावड़ी से। जी हाँ, आज हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे सामाजिक नेता से जिसे कि आप भली भांति जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जिस तरीके से समाज के जितने भी कार्य हैं वो हमेशा ही, चाहे वो समाज का सुख हो चाहे वो समाज का दुख हो, हमेशा से ही वो जनता के बीच पर जो है खड़े मिलते हैं और जनता की सेवा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद हमारे साथ गौरव बख्शी जी के बारे में, जो कि एक सामाजिक नेता है और अक्सर हमने देखा है वो फील्ड में रहकर जनता की काफ़ी ज़्यादा सेवाएं करते हैं। और आज हम उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके राजनीतिक करियर के बारे में जानने के लिए। उन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी और क्या कुछ आगे के प्लान्स है जनता के लिए, वो क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यूथ है, युवा शक्ति है और कहीं ना कहीं आपने देखा है कि वो सारे मुद्दे वो उठाते हैं जो शायद मुद्दों को देखकर जो है सभी लोग चुप हो जाते हैं। उन मुद्दों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उठाते हैं। और आज हम सीधा ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे गौरव बख्शी जी से। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको हमेशा ही हमने देखा है आप जनता के बीच में रहने वाले ऐसे सामाजिक नेता हो जो शायद ही कोई होता होगा, ऐसे मुद्दे आप उठाते हो। सर, क्या वजह रहती है? सबसे पहले तो वॉइस ऑफ शील्ड के साथियों का बहुत धन्यवाद और इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो, ये हर एक व्यक्ति जो इस समाज में रहता है, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, जो लोगों के बीच में रहता है, उसकी ये नैतिक जिम्मेवारियां हैं जी। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा इंसानियत के नाते सबसे पहला जो कर्तव्य है वो हमारा ये बनता है। हम किसी को कोई समस्या होती है, किसी भी गांव का हो, चाहे वो तरावड़ी का हो, नीलोखेड़ी का हो, निसिंग का हो, निगदू का हो, हमारे क्षेत्र में अगर किसी को भी कोई समस्या तो वो हमारी जिम्मेवारी है सोल्व करने जी। क्योंकि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, वो सभी हमारे ही परिवार के लोग हैं। हम सब एक हैं और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उन्होंने भी हमें यही सिखाया है। लेकिन इस राजनीति ने हम सबको बांट दिया है जी। इस राजनीति के जो कुछ ऐसे नेता यहाँ पे आए जिन्होंने अपने फायदे के लिए हम लोगों को बांट दिया है जी। हम अपने समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम अपने सभी जितने भी कार्य हैं वो कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं सर ये देखा गया है कि यूथ को अब सामने आना पड़ रहा है। सबसे कम एज में आप इस फील्ड में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप यूथ हैं। और यूथ को क्यों आगे आना पड़ रहा है, ये भी एक जनता का बड़ा सवाल है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा ही भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा ही भारत देश की तकदीर और तस्वीर आने वाले समय में बदलेंगे जी। हम स्वामी विवेकानंद जी को मानने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं और उन्हीं के आदर्शों का हम पालन करते हैं जी। अब जो परिस्थितियां हमारे प्रदेश में और देश में पैदा हो रही हैं वो आप सब जानते हैं जी। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि अब आप आदमपुर वाला चुनाव देख रहे होंगे, उसमें ये नहीं पता कि कौन सा नेता कौन सी पार्टी का था, अब कौन सी पार्टी में है और रात के बाद कौन सी पार्टी में होगा जी। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि एक दूसरे के परिवारों पे निजी हमले करते हैं जी। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है तो वो जेल में होगा जी। आप देख सकते हैं चौटाला साहब जेल में रहे बड़े लंबे समय, और ऐसे कई और नेता जैसे लालू यादव जी थे। लालू यादव जी अगर सत्ता में नहीं थे तो वो जेल में थे जी। ऐसे ही पी चिदम्बरम जी जब सत्ता में नहीं थे तो वो जेल में थे। तो ये राजनीतिक द्वेष की भावना इन जो अभी मौजूदा जो भी पार्टियां, जो भी सरकारें अभी सत्ता में रही हैं जी, उन्होंने ये पैदा की। अपने जो उनका जो सत्ता का जो दुरुपयोग, अगर हम कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया, प्रशासन का उन्होंने दुरुपयोग किया, अपनी शक्तियों का उन्होंने दुरुपयोग किया और इसी राजनीतिक द्वेष की भावना को, इसी राजनीतिक जो समस्याएं हैं, जो राजनीतिक का स्तर गिरा है, उसको उठाने के लिए अब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है और परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ है। मेरे हलके के, मेरी जनता के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, सभी परिवार मेरे साथ खड़े हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे नीलोखेड़ी में इतना प्यार मिल रहा है जितना कभी किसी को नहीं मिला होगा।
सर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर जनता के द्वारा आपको एक सेवा का मौका दे दिया जाए समाज के जी। अंदर, तो क्या कुछ आप बदलाव लेकर आएंगे, क्या कुछ आप मैदान में वो चीजें लेकर आएंगे जो कि शायद जनता को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, मैं आपको पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं यहाँ की आपको परिस्थितियां बताता हूँ। जी यहाँ पे जब भी कोई चुनाव होता है, बड़ा चुनाव जो होता है, सबसे जो ठीक ठाक चुनाव और जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जी वो चुनाव होता है विधायक का। जी विधायक के चुनाव में हम लोगों को चुनते हैं, जी जनता ने भी चुना, विश्वास करके चुना। जी पहले जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने केवल और केवल लोगों को बरगलाने का, बहलाने का, बहकाने का काम किया। जी लोगों को अंधेरे में रखा, उनकी आंखों पे पट्टी मान के रखी। जी लोगों की आंख खुली तो एक ऐसा कहीं से राजनीतिक व्यक्ति निकल के आया जिस पे जनता ने विश्वास किया था, जी लेकिन उसने जनता का विश्वास नहीं रखा जी और जनता को केवल और केवल वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर, अपने जो उनके पुराने साथी हैं, जो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, लोगों को दिखाने के लिए वो अलग अलग पार्टी में हैं, जी। लेकिन वो एक ही पार्टी के लोग हैं और उसी नीति पे वो चल रहे हैं जी और वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम कर रहे हैं। जी। लोगों को दिखाते हैं भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे पूरे हमारे हलके को, पूरे हमारी विधानसभा को खोखला करने के अलावा और कुछ नहीं। जी तो सर रहा सवाल ये कि आपको अगर जनता मौका देती है सेवा का, तो आप क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहे हो? देखिए, अगर जनता हम पे विश्वास करती है और विश्वास कर भी रही है, जी आप अभी आने वाले समय में देखेंगे, अभी भी आप आज की अगर मैं मौजूदा परिस्थिति की बात करूं तो आप हमारे नीलोखेड़ी के किसी भी गांव में चले जाइए जी और उनसे जाके ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, वहाँ सर्वे कीजिए, वहाँ पे पूछिए गौरव बख्शी क्या है, क्या काम करता है, क्यों काम करता है। मैं समाज का सेवक हूँ। जी हमारे परिवार ने हमेशा समाज के लिए और हमारे जितने भी जो हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए हमेशा बलिदान दिया है और उसी समाज की सेवा में मेरे परिवार ने मुझे लगाया है। मैं अपनी जो सेवा भावना है मुझे मेरे परिवार से ही मिली है। जी हमारे खून में ये सेवा भावना है। हमने हमेशा लोगों की समस्याओं का सुलझाने के लिए उनके आगे खड़े होकर हमने काम किया है। जी अगर हमें जनता मौका देती है तो हम जितनी भी बेसिक समस्याएं हैं, आज की स्थिति में चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं? चुनाव के मुद्दे होते हैं, विधायक जी हमारी गली बनवा देना, हम आपको वोट दे देंगे। विधायक जी हमारी गली की लाइट खराब है, आप लाइट लगवा देना और हम वोट दे देंगे। ये इन मुद्दों में इन्होंने, जो राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने हमको उलझा के रखा है। हमारी लड़ाई जो है ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, है ना, सड़क की, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सब तो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें हैं हमारी। ये भी आज तक ये सरकारें, ये राजनीतिक लोग पूरी नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद हम आज भी स्थिति में नहीं है कि अभी मैं अब आपको एक जिक्र बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक हमारी एक बहन है हमारी वार्ड नंबर 6 से, उसकी शादी थी। जी उसका परिवार इतना अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया कि हमारी गुड़िया की शादी है और हम इस शादी में खर्चा करने में असमर्थ हैं। जी उस शादी में हम रात को गए, 11:30 बजे हमें मैसेज मिला, हम 11:30 तक वहाँ पे सारा सामान लेके वहाँ पे पहुँच गए। जी वो हमारी बहन है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके पास जाएं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक पानी की समस्या आ गई थी, पानी की मोटरें बंद हो गई थी, 2 दिन से बंद थी। बच्चे पानी पिए बिना पानी को तरस रहे थे, जी लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं था। हमने अपना टैंकर मंगवाया आरओ वाटर का और हमने हर जगह वहाँ पे पानी पहुँचाया। जी ये जो चीजें हैं, ये चीजें जिम्मेवारी किसकी बनती है? जो वहाँ कुर्सियों पे बैठे हैं। जी लेकिन ये लोग इन चीजों से भागते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं राजनीति के वो बदले जाएं। जी हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि नीलोखेड़ी के, मैं अपने हलके की बात करूंगा जी। मेरी हलके की जिम्मेवारी है। तो मेरे हलके में जितने भी परिवार हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, एक रोजगार कहीं ना कहीं सरकारी रोजगार तो उनके पास हो, जिससे वो अपना रोटी और छत और अपना घर का जो पूरी व्यवस्था है वो चला सकें। जी हर घर में रोजगार। हमारे बच्चों के लिए अब एक और अलग बात बताता हूँ मैं आपको। हमारे बच्चों ने कभी, जो हम आम परिवारों के बच्चे हैं, कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं भी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में ले लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लेंगे।
हमारे बच्चों को हमने खुला आसमान ही नहीं दे पाए। हम पूरी दुनिया में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो अभी तो अब्रॉड जाने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। मैं उस बात पे भी आऊंगा जी। हमारे बच्चों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऑक्सफोर्ड में हम पढ़ेंगे या कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ेंगे। उसका क्या कारण है? उसका कारण केवल यही है कि हमने उनको एक बहुत सीमित एक क्षेत्र में रखा हुआ है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है जी। हमने उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके पढ़िए, अगर आप योग्य हैं आप जाके पढ़िए। हमारी जिम्मेवारी है उस चीज की व्यवस्था करवाने की जी। अगर हमारे हल्के से कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो वो हमारी जिम्मेवारी है उसको आगे पुश करने की जी। ये आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा। ये लोग निकलते हैं चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। आज विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 से 2 साल है जी। 2024 में विधानसभा चुनाव है। अब आप फील्ड में घूम के देखिए कौन सा ऐसा लीडर है जो पूरे हल्के में घूम रहा है, लोगों के दुख सुख में जा रहा है जी। कौन उनकी समस्याओं को उठा रहा है। तो आप इस चीज को देखिए और ये जब चुनाव आएगा जी तभी अपना धनबल, अपनी सत्ता और इन सभी जितने भी ये यूज कर सकते हैं, दुरुपयोग किसी भी चीज का कर सकते हैं, वो सब यूज करके लोगों को बरगलाने का काम भी करेंगे। लेकिन लोग अब समझदार ज्यादा हो चुके हैं जी। अब उन्होंने सारी चीजें देख ली हैं, जी। उन्होंने अब सारे लोगों को परख लिया है। और इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो जनता के बीच का होगा, युवा होगा, लंबे समय से लोगों के बीच रहा होगा, लोगों की समस्याएं उठाने में आगे होगा और सामाजिक व्यक्ति होगा जी। इस बार जनता ने ये मन बना लिया है कि अब सत्ता की कुर्सी पे वही लोग बैठेंगे जो उनके बीच के हैं। सर, आपने एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बताई है, जिस तरीके से आम जनता भी अब जागरूक हो रही है। सर, सवाल ये है कि आपका तो जैसे आपकी परिवार की अगर बात की जाए, किसी का भी राजनीति से संबंध नहीं था, लेकिन आपने एक संबंध बनाया राजनीति के अंदर। आपने अपने करियर की शुरुआत भी की राजनीति के अंदर। स्टूडेंट होने के साथ साथ आपने स्टार्टिंग की थी। तो सर, आपने क्यों सोचकर राजनीति में कदम रखा और क्या आपकी उस समय मानसिकता रही थी? जी देखिए, मैं आपको अगर मैं बताऊं कि मैं 12 साल से मैं इस राजनीति के क्षेत्र में हूँ फुल टाइम जी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हमने शुरुआत की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करते हुए हम पार्टी प्रेसिडेंट बने यूनिवर्सिटी के। उसके बाद हमने स्टेट में पार्टी को लीड किया। उसके बाद हमने नेशनल लीडर्स के साथ हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। और नेशनल लीडर्स में सभी आ जाते हैं क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं जी। हमने वो सारी चीज़ें सीखी, देखी, परखी। उसके बाद फिर हम जब हमारे एक ऐसा समय आया कि हमें लगा कि अब अपना करियर अपना करना चाहिए, कोई रोजगार की व्यवस्था देखनी चाहिए। लेकिन रोजगार की इतनी कमी है, एग्जाम ही नहीं निकलते 3-3, 4-4 साल तक जी। एग्जाम निकल जाते हैं तो 2-2, 3-3 साल तक भर्तियां ही नहीं होती जी। भर्तियां अगर हो जाती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं जी। पेपर जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं जी। ये सारी समस्याएं थी। जी। तब हमने ये सारी चीजें, हमारी जितनी भी टीम थी, जो हमारे भाई हैं, जो जिनका भी मेरे साथ मेरे को यहाँ तक लाने में योगदान रहा, जी। उन सब ने बैठ के हमने सलाह की कि अब क्या किया जाए। तो उसके बाद हमें ये समझ आई कि इस देश में सबसे जो मजबूत चीज है, जो हमारे आधार है हमारे देश का, वो राजनीति है। जी। राजनीति ये डिसाइड करती है कि हमारे बच्चे 5वीं की पुस्तक में क्या पढ़ेंगे। जी। राजनीति ये डिसाइड करती है कि हमारे बच्चों की पेंसिल पे टैक्स कितना लगेगा। जी। राजनीति ये डिसाइड करती है कि हमारे बच्चे कितने % लाके किस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं या किस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी तो ज्यादा है ही नहीं। जी। ज्यादा से ज्यादा इतने बड़े राज्य में 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी है। जी। तो ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने सबने, जितने भी हमारे युवा साथी थे, हमारे सीनियर साथी थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमने सबसे सलाह की। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि अब हमें ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, हमें ही राजनीति में आके इसकी सफाई करनी पड़ेगी और राजनीति में आके ही हम वो चीजें बदल सकते हैं जो आज तक के पुराने नेता नहीं बदल पाए। अगर हमने इसको साफ करना है तो इसके बीच में उतरना ही पड़ेगा जी। और इसीलिए हम राजनीति में आए और राजनीति में आज हम यहाँ इस पायदान पे खड़े हैं कि लोगों से हम मिलजुल के कम से कम उनसे कुछ सीख रहे हैं और जितना हम ज्यादा कर सकते हैं उतना हम ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए। जी।
तो सर समाज के लिए क्या कुछ आपका अंत में मैसेज रहने वाला है, आपके हलके के लोगों के लिए, आपकी जनता के लिए जो आपको सपोर्ट कर रही है, खासकर उन सभी युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका जो आज तक आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं? देखिए, मैं नीलोखेड़ी के युवाओं को केवल एक बात कहना चाहूँगा कि आज तक हमने केवल और केवल गुलामी की है उन राजनीतिक परिवारों की, उन राजनीतिक पार्टियों की, उन लोगों की जिन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया है जी। अब सत्ता में केवल और केवल वो लोग आने चाहिए, उस कुर्सी पे अब केवल वो लोग बैठने चाहिए जो हमारे बीच के हैं जी। हमने इन परिवारों की समस्याओं को करीब से देखा है। हमने ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति एक परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उनके चूल्हे में घास तक उगाती है जी। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अब यहाँ पे जो हमारा साथी लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ पे हेल्प करता है हमारी जी। बचपन में उनके घर में कोई बीमार हो गया था जी। उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी जी। अब हम उसकी 10वीं करवा रहे हैं जी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी पड़ा है, सारे सामान ये उसी का पड़ा है जी। उसको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं जी। क्या ये उन लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए जी। आज भी अगर आप नीलोखेड़ी में सर्वे करेंगे तो आपको लगभग 10 से 15% बच्चे वो मिल जाएंगे जिन्होंने 5वीं भी पास नहीं की जी। इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे यहाँ पे अगर कोई रात को बीमार हो जाए तो यहाँ पे कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसे अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे यहाँ पे बच्चे बिना रोजगार के 4-4, 5-5 हजार की नौकरी करने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी अच्छे बीटेक लेवल के या जिन्होंने बीएससी बीए की हुई है उनके लिए नौकरियां ही नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? या तो कोई ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जाएं कि हमारे बच्चों को दिशा दिखाई जाए। इनके पास खुद ही देखने की दिशा नहीं है जी। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है। चुनाव इनके लिए केवल और केवल एक डील है कि हमने चुनाव में 2 महीने पहले आना है, इतने पैसे लगाने हैं और चुनाव के बाद इतना हमने कमाना है जी। ये चुनाव केवल इनके लिए डील है, लेकिन हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए जो हमारी टीम है, हमारे लिए ये चुनाव हमारा जीवन है जी। इसी चुनाव ने डिसाइड करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या रहेगा। इसी चुनाव ने डिसाइड करना है कि हमारे बच्चे किस तरह के स्कूलों में पढ़ेंगे, किस तरह की उनको सुविधाएं मिलेंगी। इसी चुनाव ने डिसाइड करना है कि अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होगा। इसी चुनाव ने हमारे आने वाले भविष्य का, आने वाले जितनी भी हमारी पीढ़ियां हैं उनका फैसला करना है। तो अब आप इस चीज को समझिए, इस चीज के बारे में सोचिए, उसके बाद जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने उन युवाओं को एक ऐसा मैसेज दिया है जो शायद ही किसी ने दिया होगा, और समाज के अंदर आप सामाजिक नेता होने के साथ साथ सभी लोगों के साथ में खड़े हैं, जनता के साथ में खड़े हैं और फील्ड में हमेशा सुख दुख में सबके साथ खड़े हुए हैं। तो सर आपने जो मैसेज दिया वो भी हम चाहेंगे, जनता से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस मैसेज को जो है सभी तक जरूर पहुंचाइएगा। और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शिल्प में मीरा सोनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।